Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing a study of medieval history and in this segment we are into early medieval phase and where we are discussing the topic of मेडिएवल और इंपीरियल चोलाज। हम जब पिछले कुछ वीडियोस से इसके इंपीरियल चोलाज के रूलर्स के बारे में यानी कि एम्पेयर्स के बारे में बातें कर रहे थे और हमने विजयालया से लेकर राजाधिराज तक हमने देख लिया था और अब हमें आज जो देखना है वो राजेंद्र सेकंड, वीर राजेंद्र और अधिराजेंद्र को देखना है। और यहीं पर जो विजयालया इसके फाउंडर थे चोलों के, इनका एक वंश खत्म हो जाएगा और फिर एक और चोल आएंगे चोल चालुक्य वंश के, तो वो हम आगे देखेंगे। वो भी चोल ही हैं, मेडिएवल चोला के ही पार्ट हैं, लेकिन वो अब चोल चालुक्य वंश हो जाएंगे और विजयालया का वंश यहां पर खत्म हो जाएगा अधिराजेंद्र पर। ये हम अभी समझेंगे। देखिए, जब हमने जब शुरू किया था मेडिएवल पीरियड को पढ़ना तो मैंने आपको बता दिया था कि मेडिएवल पीरियड जो है उसे दो सेगमेंट में मैंने सुविधा की दृष्टि से बांट दिया था, अर्ली और लेटर। अर्ली का मतलब हर्षवर्धन के शासनकाल के अंत से, यानी 647 एडी में हर्षवर्धन के शासनकाल का अंत होता है और वहां से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो है वो अर्ली मेडिएवल पीरियड चलता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो लेटर हो जाता है। हाँ, 12वीं शताब्दी के बाद से लेकर आप अगर देखें तो 1707 तक औरंगजेब के डेथ तक वो चलेगा आपको लेटर मेडिएवल, यही मेन मेडिएवल है। तो अर्ली मेडिएवल फेज को भी हमने 3 पार्ट में बांट दिया था, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और मुस्लिम इन्वेजन। और नॉर्थ इंडिया में मैंने यहां नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और मुस्लिम इन्वेजन, और लेटर को हमने बांटा था फिर दिल्ली सल्तनत और मुगल, इसमें बांट दिया था। तो इस तरह से हमें देखना है सेगमेंट वाइज। नॉर्थ इंडिया हम पूरा खत्म कर चुके थे और नॉर्थ इंडिया में मैंने ये बता दिया था कि जो नॉर्थ इंडिया था, हर्षवर्धन के बाद की स्थिति क्या थी। अगर इसके ऊपर देखें तो नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन के बाद कई राजपूत घराने उभर के आए थे और उनमें आपसी संघर्ष भी हुआ था। पूरा हमने देख लिया था। कश्मीर के कुछ वंश को भी हमने देखा था, हिंदू शाही वंश को भी हमने देख लिया था। और इवन आपको नॉर्थ इंडिया में हमने इस नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, गुर्जर प्रतिहार जो एक राजपूत वंश था, फिर इधर जो कि राजस्थान और गुजरात में था, इधर पाल वंश था बंगाल बिहार में, मतलब ईस्टर्न इंडिया में, और नीचे की एक शक्ति राष्ट्रकूटा यहाँ पे है, ये शक्ति थी यहाँ पर। और तीनों मिलेंगे यहाँ कन्नौज, जो कि हर्षवर्धन के समय से बहुत ही शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में उभरा था, तो कन्नौज के लिए एक संघर्ष होता था। कई राजपूत घरानों को हमने यहां तक देखा था जिनका ओरिजिन था गुर्जर प्रतिहार, जो थे वो राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में थे। यहाँ गुजरात वाले क्षेत्र में चालुक्य एक सोलंकी थे, हाँ, उनको कहा जाता था। उसके बाद आप मालवा में परमार थे। तो इस तरह से हमने कई राजपूत वंशों को देख लिया था, नॉर्थ इंडिया को खत्म कर लिया था। फिर जब हम साउथ इंडिया में आए थे तो साउथ इंडिया में हमने क्या किया था, ये बताया था कि साउथ इंडिया जो हमारा अर्ली मेडिएवल फेज है उसमें साउथ इंडिया का जो पार्ट है वो काफी पोर्शन उसका जो है वो खत्म हो जा रहा है दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में, यानी कि साउथ इंडिया का जो एंशिएंट हिस्ट्री है वहां खत्म हो जा रहा है। और वहीं पे साउथ इंडिया वाले पार्ट में हमने बहुत सारे वंशों को देख लिया था। जैसे हमने देखा था, देखिए वकाटक, पहले तो हमने सबसे पहले साउथ इंडिया वाले हिस्ट्री में हमने यहां पर संगम एज देखा था और संगम एज में हमने देखा था चेरों को यहां पर मालाबार कोस्ट पे, फिर यहां पर पांड्यों को, और फिर यहीं पर हमने देखा था चोलों को। वो अर्ली चोला थे जो संगम एज में थे। ये है इंपीरियल चोला, ठीक है। और फिर वहीं पे उसके बाद हमने जब दक्षिण भारत का इतिहास शुरू किया था तो एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास, वहां पे हमने वाकाटकों को देखा। फिर वाकाटकों की जगह आ गए थे चालुक्य वातापी, सीवी स्टैंड्स फॉर चालुक्य वातापी, उन्हीं का जगह लेंगे फिर राष्ट्रकूटाज और फिर चालुक्य कल्याणी, ये हमने बताया था। और ये जो हमने सारा देख लिया था इनको दक्षिण भारत के इतिहास में, और ये पल्लवों को भी हमने वहीं पे देखा था दक्षिण भारत के इतिहास में, ठीक है, यहां पर। क्योंकि ये जो हैं, ये जो डायनेस्टीज हैं, इनका कुछ पोर्शन एंशिएंट हिस्ट्री में भी अगर ओवरऑल भारत के हिसाब से देखें, और कुछ पोर्शन आप देखेंगे कि अर्ली मेडिएवल फेज में भी कवर होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि वैसे तो हमने
एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ लिया राष्ट्रकूटा को, चालुक्य वातापी को, चालुक्य कल्याणी को, लेकिन इनका अब देखिए यहां पर भी एक भूमिका है। जैसे राष्ट्रकूटों की भूमिका ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में गुर्जर प्रतिहार, पालाज और यहाँ राष्ट्रकूटा थे, तीनों कन्नौज के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो ये हमने यहीं पे खत्म कर लिया था, जो साउथ इंडिया का जो ये सब पोर्शन जो है ना पल्लवों तक, हाँ वकाटक, एक तो संगम एज खत्म किया था, वहां पर चेर, पांड्य और चोलों को देखा था, फिर वकाटकों को, चालुक्य वातापी, राष्ट्रकूटा और चालुक्य कल्याणी, साथ साथ पल्लवों को हमने खत्म कर लिया था यहीं पर। और साउथ इंडिया में अब हमारे लिए रह जा रहा था केवल चोल वंश, जो कि चोल वंश इन्हीं पल्लवों को रिप्लेस करेगा। ठीक है, इन्हीं पल्लवों को रिप्लेस करेगा, मैंने सारा बता दिया था। तो उसी तरह से हम इसको देखते आ रहे थे। तो अब हम चोल वंश में हैं, हमने चोल वंश काफी कुछ खत्म कर लिया है। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम मुस्लिम इन्वेजन देखेंगे, अरबों का इन्वेजन, उसके बाद मोहम्मद गजनवी और आपको गोरी का इन्वेजन, और गोरी के इन्वेजन के बाद भारत में नॉर्थ इंडिया में इन्वेजन होंगे, नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ वेस्ट से ये इन्वेजन होंगे, और फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी। दिल्ली सल्तनत खत्म होगा तो मुगल, ऐसे हम देखते आ रहे थे। अब हम आ रहे हैं यहां पर, हम रूलर्स को देख रहे थे। हम थोड़ा सा जरूर जो है जो पृष्ठभूमि इसका लेते हैं, बैकग्राउंड। मैंने ये बताया था जब हम चोलों को पढ़ रहे थे, तो मैंने ये बता दिया था कि, या दक्षिण भारत के इतिहास को ही हम पढ़ रहे थे, तो मैंने ये बताया था कि, या जब चोलों को पढ़ रहे थे उस समय भी मैंने बताया था। देखिए मौर्योत्तर काल में, यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में, ये जो पोर्शन है महाराष्ट्र वाला, यहाँ पे सातवाहन थे। ठीक है, मौर्यों के सक्सेसर के रूप में दक्षिण भारत में सातवाहन आए थे, इधर भी थे। इधर पहले शुंग डायनेस्टी, फिर कण्व डायनेस्टी, और कण्व डायनेस्टी जब खत्म होगी देशी ताकतों के रूप में, विदेशी ताकतें भी थी, कुछ इधर से आई थी, जैसे इंडो ग्रीक, सीथियंस, ये सब आए थे इधर से, कुषाण ओशान सब इधर से आए थे, नॉर्थ वेस्ट से, सेंट्रल एशिया से, ठीक है, मध्य एशिया से। तो यहाँ पे पोस्ट मौर्यन पीरियड में मौर्यों के सक्सेसर के रूप में महाराष्ट्र वाले पार्ट में सतावाहन या सातवाहन रहते हैं। ठीक है, आते हैं। फिर सातवाहनों का जब खात्मा होता है तो यहीं पे वकाटक आते हैं। इनको हमने पढ़ लिया था दक्षिण भारत के इतिहास में, इसी क्षेत्र में, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में वकाटक आ जाते हैं। फिर आगे मैंने ये बता दिया था कि कर्नाटका का वातापी वाला क्षेत्र, जिसे आज मॉडर्न समय में बादामी भी कहा जाता है, ये लेते हुए यहीं पे आ जाते हैं कौन? चालुक्य वातापी, चालुक्य वी वातापी, चालुक्य वातापी। फिर चालुक्य वातापी को रिप्लेस करेंगे राष्ट्रकूटाज, ठीक है, और राष्ट्रकूटा को रिप्लेस करेंगे चालुक्य कल्याणी। ये हमने बता दिया था। ठीक है, जिस समय चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटा यहां पे हैं, वहां पे उसी समय यहां पर पल्लव वंश है, यानी कि पल्लव वंश का जो एरिया है, रीजन है, वो साउदर्न, देखिए यहां पर वो क्या है, साउदर्न, आपको ध्यान रखना है, साउदर्न आंध्रा, दक्षिणी आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु। हाँ, दक्षिणी आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु का ये पार्ट होगा पल्लवों का, और यहीं पे फिर ये पूरा क्षेत्र लेते हुए पल्लवों को रिप्लेस करके चोल आ जाते हैं, जिनको हम, चोल का मतलब मध्यकालीन चोल, इंपीरियल चोल। ठीक है, पल्लव कहां पे थे? साउदर्न आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु में। ये पल्लव कौन थे? ये चोल कौन थे? जो मेडिएवल चोल ये आ रहे हैं, पल्लवों का स्थान लेंगे मेडिएवल चोल। ये चोल इन्हीं पल्लवों के सामंत हैं। देखिए मैंने लिखा इंपीरियल या मेडिएवल चोलास जो हैं, जिनका समय 850 to 1279 एडी तक है। 12वीं सदी तक ये उफान पर रहते हैं, 12वीं शताब्दी तक, और उसके बाद 13वीं शताब्दी आते आते इनका जो है ये कमजोर पड़ने लगेंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो ये सामंत यानी फ्यूडेटरी हैं, किसके? पल्लवों के। तो पहले ये पल्लवों के सामंत थे। चोल कौन थे? मेडिएवल चोला पल्लवों के सामंत थे। यहां तक हमने बता दिया था। ठीक है, इसमें हमने एक चीज और बता दिया था कि जब चालुक्य वातापी, यहां पे लिख रहा हूं, देखिए यहां पर, ये चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटा ये पल्लवों के पैरेलल थी, और वहीं पे चालुक्य कल्याणी सी के और ये इंपीरियल चोल ये पैरेलल शक्तियां हो जाएंगी। आपको जानना चाहिए। देखिए मैंने बताया भी है कि किस तरह से आगे संघर्ष होगा इन्हीं चोल और चालुक्यों के साथ। फिर एक नए वंश की शुरुआत होगी। ये इनके बाद, अधिराजेंद्र के बाद कुलोत्तुंग प्रथम आ जाएंगे। तो इन्हीं चालुक्य कल्याणी और चोलों का एक वंश शुरू हो जाएगा, वो चोल वंश ही है। तो ये चोल वंश के बारे में मैंने ये आपको बताया था कि चोल वंश जो था, कि चोल वंश की शुरुआत ये पल्लवों के सामंत थे। और हुआ क्या था कि सबसे पहले
यहां पर ये पल्लवों के सामंत थे। और विजयालय जो कि सामंत का मतलब मैंने बता दिया था कि सामंत का मतलब होता है छोटा राजा। होता क्या था कि पहले राजा जो होते थे, बड़े राजा जो एम्पायर जिनका होता था, तो वो जो मेन किंग होगा, एम्पेरर होगा, उसके अधीन कई छोटे छोटे शासक होते थे। सातवाहन पीरियड से ही ये शुरू हो गया था, ये सातवाहन पीरियड से, कि ऑफिशियल्स को सैलरी के बदले लैंड दिया जाने लगा था, टेरिटरी दिया जाने लगा था, और कहा जाता था कि उसी से अपना खर्च निकालिए। अब जिन ऑफिशियल्स को खर्च निकालने के लिए सैलरी के बदले उनको टेरिटरी दिया जा रहा है, वो धीरे धीरे उस लैंड पे उनको बहुत सारे अधिकार मिल जाते थे, प्रशासनिक अधिकार, जुडिशियल राइट्स, टैक्स कलेक्शन का राइट, तो ये सब मिल जाएगा और धीरे धीरे एक तरह से वो राजा हो जाएंगे उस क्षेत्र के छोटे राजा हो गए। अगर पूरे अंपायर के हिसाब से देखा जाए तो छोटे राजा होंगे, यानी कि एक पूरे अंपायर का जो हेड है, जो एम्पेरर है, उसके अधीन एक छोटा राजा हो जाएगा। तो वो कहा जाता था सामंत या फ्यूडेटरी। उस राजा का समय समय पर वो टैक्स दे देता था, लेकिन अपना डिसीजन वो खुद लेता था। तो इस तरह से सातवाहनों के समय से फ्यूडल सिस्टम बढ़ा, सामंतवादी प्रथा बढ़ी, आगे चल के वो गुप्त पीरियड में और ज्यादा प्रखर रूप से देखने को मिला। तो ये यहाँ पर ये जो चोल थे, यहीं पे मान लीजिए कि यहाँ पे थे ये चोल, और ये चूंकि इन्हीं के टेरिटोरी के भीतर है, यानी कि ये इनके अधीन है, पल्लवों के सामंत थे ये चोल। उसी में से एक विजयालय है, ये विजयालय 850 एडी में, मैंने बता दिया था 850 एडी में क्या करता है कि तंजौर जीतेगा। सबसे पहले हमने इन शासकों को देखा था, फिर हम जल्दी से इनको देखते हैं। ये तंजौर जीतेगा। तंजौर यहाँ पे पांड्यों के पास था, ये जो लाल वाला पार्ट है ये पांड्यों का था। तो तंजौर जीतेगा, इसको राजधानी बनाएगा, और 850 एडी में वो फाउंडेशन रख देता है किसका? इंपीरियल चोलास का। ठीक है, इंपीरियल चोलास का। देखिए, एक अर्ली चोला थे जो संगम डायनेस्टी में थे, हमने बताया था दक्षिण भारत का जब इतिहास पढ़ा था, यहां पर चेर और ये पांडे और ये चोल यहां पे थे, ऐसे थे। ठीक है ना, वो अर्ली चोला थे। ये बाद में फिर ये चोल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बाद में ये चोल खत्म हो जाते हैं, ऑब्लिवियन के स्टेट में चले जाते हैं। फिर मेडिएवल पीरियड में ये इंपीरियल चोल के रूप में उभर के आते हैं। ठीक है, फिर इनका एक वंश विजयालय का वंश चलता है जो कि एस्टैब्लिश करेगा 850 एडी में, और ये वंश खत्म होगा जाकर अधिराजेंद्र से पर जाकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अधिराजेंद्र के बाद फिर एक चोल चालुक्य वंश भी चलेगा, जिनको आप लेटर मेडिएवल चोला कह सकते हैं, या इन्हीं चोलों में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन एक वंश, एक शाखा खत्म होगी और फिर चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हो जाएगी कुलोत्तुंग फर्स्ट से। इसी में है वो, इंपीरियल चोला में ही हम आगे पढ़ेंगे। तो अब देखिए, विजयालय क्या करेगा? तंजौर जीतेगा, और इसने यहां पर एस्टैब्लिश कर दिया चोल डायनेस्टी को, जो कि एक कौन थे? चोल, पल्लवों के सामंत थे। तो ये विजयालय सबसे पहला शासक था, ये तंजौर को राजधानी बनाकर शुरू कर देगा। उसके बाद आदित्य प्रथम आएगा, और आदित्य प्रथम जो है ये अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराकर ये पूरा पल्लव साम्राज्य अपने में मिला लेगा और पल्लवों का यहां से खात्मा कर देगा। तो ये पूरा अब चोल हो जाएंगे, यहां से ये पूरे चोल हो गए। धीरे धीरे पारंतक आएगा, मदुराई जीतेगा, ये भी आ जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे ये सारा क्षेत्र ये चोलों का हो जाएगा, इंपेरियल चोलों का, और धीरे धीरे इधर ये चेर और सबको हराते हैं। ठीक है, चेर और सब धीरे धीरे तो ये यहां तक बढ़ेंगे। राजेंद्र प्रथम जो है, ये राजेंद्र प्रथम, ये बंगाल तक पहुंचा था, गंगा तक पहुंचा था। ठीक है ना, तो यहां तक पहुंचा था। तो बहुत बड़ा ये क्षेत्र इनका हो जाएगा। तो सबसे पहला शासक विजयालय, उसके बाद आदित्य प्रथम। विजयालय ने तंजौर को राजधानी बनाया, और तंजौर को राजधानी बनाकर इसने शुरू किया काम अपना, चोल डायनेस्टी की शुरुआत कर दी। बाद में आदित्य प्रथम आएगा, अपराजित वर्मन को हराकर पूरे पल्लव साम्राज्य को अपने में मिला लेता है। अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराकर। उसके बाद पारंतक फर्स्ट आएगा, मदुराई जीत लेगा। ठीक है, उसके बाद पारंतक सेकंड आएगा, उत्तम चोल आएगा। दो इंपॉर्टेंट शासक राजराज फर्स्ट और राजेंद्र प्रथम को हमने देख लिया था। राजराज फर्स्ट जो था ये श्रीलंका, नॉर्दर्न श्रीलंका को इसने जीता था। देखिए यहीं पे श्रीलंका होगा, तो नॉर्दर्न श्रीलंका राजराज फर्स्ट ने जीता। ठीक है, और राजेंद्र फर्स्ट जो आएगा तो ये पूरे श्रीलंका को जीत लेगा। ये हमने देख लिया था। दो इंपॉर्टेंट शासक, सबसे इंपॉर्टेंट शासक चोल वंश में, और उसके बाद कुलोत्तुंग प्रथम हम देखेंगे चोल चालुक्य वंश में। ठीक है, उसके बाद हमने राजाधिराज या अधिराज प्रथम को देखा था, और उसके बाद इन तीन शासकों को, राजेंद्र सेकंड, वीर राजेंद्र और अधिराजेंद्र को हमें आज देखना है। तो हमने ये बता दिया था आपको कि
ये जो है इनको इंपीरियल चोला क्यों कहते हैं? संगम एज के जो चोल थे वो उनको सिर्फ चोल कहा जाता है, इनको इंपीरियल चोल क्यों कहा जाता है? देखिए मैंने ये भी बता दिया था कि संगम एज के यहां पे कावेरी नदी था, ठीक है, तो ये संगम एज के जो चोल थे ये कावेरी नदी के आसपास ही ये जो है ये सिमटे हुए थे। लेकिन इन चोलों ने, मैंने बताया ना, श्रीलंका जीत लिया, अंतरराष्ट्रीय एग्जिस्टेंस था इनका। आप देखेंगे तो लक्षद्वीप इधर अंडमान निकोबार, ठीक है, श्रीलंका हो ही गया, इधर आप देखेंगे तो यहां पर आपको म्यांमार होगा, फिर आगे देखेंगे कंबोडिया के पास थाईलैंड, इवन जावा सुमात्रा जो इंडोनेशियन आइलैंड का पार्ट है इधर उस सबको वो जीतेंगे। तो इनका एक तरह से इंटरनेशनल एग्जिस्टेंस था, अंतरराष्ट्रीय अस्तित्व था, इसलिए इनको इंपीरियल चोल कहा गया। तो यहां तक हमने बात समझ लिया, राजाधिराज तक हमने पढ़ लिया था, राजाधिराज फर्स्ट या अधिराज फर्स्ट तक। और अब हम आ रहे हैं यहां पर राजेंद्र सेकंड को देखते हैं, ठीक है, जिनका समय देखिए 1063 में खत्म होगा लगभग। राजाधिराज फर्स्ट का जो समय है बेसिकली 1-2 साल का अंतर आपको मिल सकता है, एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं जानना है, बस आपको एक रफली आइडिया होना चाहिए कि कहां से कहां तक का समय है। ना भी हो तो कोई बात नहीं है, टाइम पीरियड नहीं पूछता, ठीक है, खाली आप जान लीजिए कि अर्ली मेडिएवल फेज में ये थे। और अर्ली मेडिएवल फेज जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल के अंत से लेकर यानी 647 AD से लेकर 12वीं शताब्दी तक था। तो राजेंद्र सेकंड का लगभग समय ये आप मान लीजिए, ठीक है। राजेंद्र सेकंड जो था कौन था भाई? तो अधिराज फर्स्ट जो है इसका ये भाई था, और अपने जीवन काल में ही राजाधिराज या अधिराज प्रथम दोनों नाम था, जीवन काल में ही इसने अपने भाई राजेंद्र सेकंड को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। इसका टाइटल था प्रकेशरी या पुरकेसरी, अलग अलग किताबों कहीं पुरकेसरी मिलता है कहीं प्रकेशरी मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात कोरोनेशन इसका जो हुआ, यानी कि राज्याभिषेक आप कह सकते हैं। इन द बैटलफील्ड यानी युद्ध के मैदान में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आ जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। इन द बैटलफील्ड में हुआ, किस युद्ध में हुआ था? देखिए कोप्पम का युद्ध होता है, ठीक है, कोप्पम का युद्ध, कहीं कहीं कोग्गम लिखा होगा, कहीं कोप्पम हुआ होगा। ये वार किसके खिलाफ होगा? वर्सेज, देखिए वर्सेज चालुक्य कल्याणी। मैंने बताया ना ये चालुक्य कल्याणी और चोल पैरेलल शक्तियां हैं, जबकि चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटास और इनके चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटों की पैरेलल शक्ति कौन सी है? पल्लव थी, ठीक है ना। लेकिन चालुक्य कल्याणी और चोल जो थे ये पैरेलल शक्तियां थे, तो इनको आपको ध्यान रखना है। देखिए वार किसके खिलाफ? चालुक्य कल्याणी के खिलाफ, पैरेलल शक्ति है तो टकराव होगा। यहां पे रूलर कौन था? तो सोमेश्वर फर्स्ट था चालुक्य कल्याणी का, ठीक है। ये जो कोरोनेशन होता है ये कोप्पम का वार होता है इसके साथ, राजाधिराज फर्स्ट के साथ। देखिए मैंने कोरोनेशन इन द बैटलफील्ड में राजा, यानी अभी तक ये राजा नहीं था। कोप्पम के वार में जो कि सोमेश्वर फर्स्ट के खिलाफ होता है, चालुक्य कल्याणी का शासक है ये, और उस समय शासक है अधिराज फर्स्ट, यही रूलर है यहां पर लिख लिया, अधिराज फर्स्ट जो शासक है उस समय, ठीक है, शासक है किसका भाई? तो ये चोलों का शासक है, यहां पर लिख लीजिए चोल शासक कौन है? तो अधिराज फर्स्ट है। तो इसकी डेथ हो जाएगी यहां पर, तो डेथ हो जाएगी। तो डेथ के बाद क्या होगा? मृत्यु हो जाती है अधिराज फर्स्ट की, इसके भाई की, यानी कि किसके भाई की? राजेंद्र सेकंड के भाई की। और अधिराज फर्स्ट ने क्या किया था? यहां मैंने बताया अधिराज फर्स्ट या राजाधिराज फर्स्ट आप लिखिए यहां पर, राजाधिराज फर्स्ट ज्यादा, अधिराज फर्स्ट या राजाधिराज कर लीजिए, राजाधिराज। तो राजाधिराज फर्स्ट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि इसने जीवन काल में ही अपने भाई को यानी राजेंद्र सेकंड को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। तो युद्ध के मैदान में ही क्या होता है? इसका राज्याभिषेक होता है। अब सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वो कौन सा ऐसा चोल शासक है जो कि जिसका राज्याभिषेक युद्ध के मैदान में हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो राजेंद्र सेकंड जिसका राज्याभिषेक। और 2 सवाल पिछले वीडियो में मैंने बताया था,
कि राजाधिराज फर्स्ट या अधिराज फर्स्ट एक ऐसा चोल शासक जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में होती है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यह पूरा पोर्शन जो है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर इसी सोमेश्वर फर्स्ट को हराएगा कुदाल संगम के युद्ध में कौन? राजेंद्र सेकंड। यहां तक बात खत्म हो गई। आगे इसके समय में एक अकाल आया था, फैमिन, वो आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है वीर राजेंद्र। अब इसका टाइटल है केसरी। टाइम पीरियड देखिए 1063 से 1070 एडी तक, यानी 1063 से 1070 एडी तक ये वीर राजेंद्र है। कहीं कहीं देखिए, इसीलिए राजेंद्र सेकंड को राजेंद्र प्रकेसरी या पुरकेसरी भी बोलते हैं, कहीं मिल जाए। वीर राजेंद्र को वीर राजेंद्र केसरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइटल इसका हो गया, ठीक है, वीर राजेंद्र का। अब यहां पर देखिए इसका विक्ट्रीज। अब विक्ट्रीज देखिए, अगर इसके विक्ट्रीज को देखें वीर राजेंद्र को, तो सोमेश्वर फर्स्ट, यही शासक जो सोमेश्वर फर्स्ट है चालुक्य कल्याणी का, इसको ये आता है कुदाल संगम के युद्ध में। तो यानी कुदाल संगम का युद्ध, कहीं कहीं कुडल संगमम भी लिखा होगा, कुडल संगमम, कुडल संगमम, कुडल संगमम, याद रखिएगा, कुदाल संगम का युद्ध। और यहां पर क्या होता है देखिए, इसके पहले मैंने ये बताया राजाधिराज था राजेंद्र सेकंड के पहले। राजेंद्र सेकंड के पहले कौन था? राजाधिराज था। इसने भी सोमेश्वर फर्स्ट को हराया ना, चालुक्य कल्याणी का जो शासक है सोमेश्वर फर्स्ट। उसके बाद देखिए फिर राजेंद्र सेकंड भी एक कुदाल संगम की लड़ाई होती है, उसमें हराता है सोमेश्वर फर्स्ट को ही, ठीक है, इस सोमेश्वर फर्स्ट को ही, चालुक्य कल्याणी का शासक है। फिर वीर राजेंद्र भी कुदाल संगम की लड़ाई में इसको हरा रहा है। हुआ क्या था कि वैसे कुदाल संगम की लड़ाई में ये सोमेश्वर फर्स्ट जो है ये पहुंच ही नहीं पाया था, ठीक है ना, पहुंच ही नहीं पाया था। जो इसके साथ हुई, वीर राजेंद्र के साथ होनी थी, ऐसा कहा जाता है, कहानी मिलता है कि पहुंच नहीं पाया, बीमार हो गया या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से सोमेश्वर फर्स्ट पहुंच ही नहीं पाया। और यह मान लिया गया कि इस युद्ध में वीर राजेंद्र की विक्ट्री हुई है, इस युद्ध में, कुदाल संगम के युद्ध में या कुडल संगमम के युद्ध में, ठीक है। तो अब क्या है देखिए, राजाधिराज से सोमेश्वर फर्स्ट हारता है, फिर राजेंद्र सेकंड से सोमेश्वर फर्स्ट हारता है, फिर किससे हारता है? इससे भी हार जाता है, वीर राजेंद्र से भी हार जाता है। अब क्या होगा, इसने अपमानित महसूस किया, लगातार चोलों से हार रहा था ये, तो इसने क्या किया, तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। देखिए ये लिख दिया, किसने आत्महत्या की? सोमेश्वर फर्स्ट ने आत्महत्या किसने किया? सोमेश्वर फर्स्ट ने। कैसे? तुंगभद्रा नदी में डूबकर। यही देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है, देखिए ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है, ये जो नीचे है ये तुंगभद्रा नदी है, कृष्णा और ये तुंगभद्रा नीचे आने वाली जो, अगर आप देखें यहां पर मैं फिर से कर देता हूं, ये जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, ये जैसे साउथ इंडिया है ना, ये साउथ इंडिया मान लीजिए, ये है कृष्णा रिवर और ये तुंगभद्रा रिवर, ये ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, तो ये तुंगभद्रा रिवर, यहीं पे इसने क्या किया, आत्महत्या कर लिया। और इसमें जो सवाल आता है कि वीर राजेंद्र से ये सवाल आता है कि इसने इसी विजय के उपलक्ष्य में एक विक्ट्री पिलर यानी विजय स्तंभ बनवाया, कहां पर? करगिल ग्राम में, और तुंगभद्रा नदी के किनारे है ये करगिल ग्राम में। सोमेश्वर फर्स्ट को हराने के बाद इसने विक्ट्री पिलर या विजय स्तंभ बनवाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सवाल हमें यहां हमेशा आता है, और ये भी आता है। दो सवाल यहां से बनते हैं कि कौन सा ऐसा चोल शासक था जिसने क्या बनवाया, जो कि युद्ध के मैदान में जिसका राज्याभिषेक हुआ, तो राजेंद्र सेकंड। कौन सा ऐसा चोल शासक था जो युद्ध के मैदान में जिसकी मृत्यु हो गई, तो राजाधिराज फर्स्ट या अधिराज फर्स्ट। और कौन सा ऐसा चोल शासक था जिसने विक्ट्री पिलर यानी कि विजय स्तंभ बनवाया, तो वीर राजेंद्र ने उसको बनवाया था, वीर राजेंद्र केसरी कहें या वीर राजेंद्र कहें। तो ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं यहां पर। उसके अलावा जो अन्य विक्ट्रीज थी, जो विक्ट्रीज में आप देखें कि अन्य विक्ट्रीज में आपको वीरबाहु जो श्रीलंका का शासक था, यहां श्रीलंका होगा, वीरबाहु उस समय होगा, तो श्रीलंका के शासक को हराता है। कडारम, यहीं पे कडारम था, देखिए कडारम इसी क्षेत्र में कहीं था, तो कडारम को इसने हरा दिया। कडारम में आग लगा दिया था, ठीक है। इसके पहले राजेंद्र चोल के बारे में भी, राजेंद्र प्रथम के बारे में भी कहा जाता है कि उसने आग लगा दिया था। तो ये यहां पर हमने इसको देख लिया।
अब यहां पर देखिए अंतिम जो शासक है इस वंश का, विजयालय वंश का, ये विजयालय फाउंडर था, 850 एडी में फाउंड किया था। तो यहां पर मैंने लिख दिया विजयालय डायनेस्टी का, ये इस ब्रांच का लास्ट रूलर है कौन, अधिराजेंद्र। 1070 में ही ये किसी विद्रोह में मारा गया, 1070 में ही, ठीक है। तो यह अंतिम शासक था। और इसके बाद एक दूसरी ब्रांच शुरू हो जाएगी, चोल चालुक्य वंश, ठीक है। वो इन्हीं चोलों के पार्ट हैं, कुलोत्तुंग प्रथम से आगे हम आगे के वीडियो में देखेंगे चोल चालुक्य वंश। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अर्ली चोला कौन थे, संगम एज वाले चोला थे, जो हमने दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में पढ़ा। फिर वो ये चोल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर मेडिएवल पीरियड में इंपीरियल चोल के रूप में आते हैं, जिनका कि एक अंतरराष्ट्रीय एग्जिस्टेंस होता है, जबकि अर्ली चोलों का जो कि संगम एज में थे वो कावेरी नदी के आसपास ही सिमटे हुए थे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये मेडिएवल चोलों का जो वंश चलेगा, एक विजयालय का वंश चल रहा है जो आके अधिराजेंद्र पे खत्म हो जा रहा है। और उसके बाद लेटर चोला जो कि चलेगा आगे, लेटर चोलों का वंश चलेगा, चोल चालुक्य वंश, ये इन्हीं का पार्ट मान लीजिए या लेटर चोला मान लीजिए। इतना जरूर ध्यान रखिए कि एक वंश आकर यहां पर अधिराजेंद्र पे खत्म हो जाएगा। और कौन सा वंश खत्म हो गया, विजयालय डायनेस्टी। यहां पर विजयालय डायनेस्टी, यही विजयालय जो कि फाउंडर था, इसकी डायनेस्टी में इतने शासक आएंगे, ठीक है। और यहां पर आके अधिराजेंद्र पर खत्म हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुलोत्तुंग प्रथम को, और वहीं से देखिए 2-3 शासक हैं उनको देख के और फिर हम चोलों के प्रशासन को देखेंगे। तो एक बार आप चाहें तो ले लें स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।